हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा नरेशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। नरेशन बेसिकली हमारे टू टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। लेकिन जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, 10th 12th के एग्जाम्स देते हैं या कोई भी एग्जाम्स देते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड हो, तो उसमें ज़्यादातर को जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट स्पीच से ही बनते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब मतलब सेंटेंस कोई भी बदलते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन करना होता है, तो आप सुनिए। डायरेक्ट स्पीच है, इसमें हमने क्या परिवर्तन करना है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स थे? 5 पॉइंट्स, जो कि आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। नंबर सेकंड, कनेक्टिव का प्रयोग। किसका प्रयोग? कनेक्टिव का प्रयोग। अभी कनेक्टिव का प्रयोग क्या होता है आपको ये भी डाउट होगा, तो जिसमें हम लोग दैट और इफ लगाते हैं, यही हमारे कनेक्टर्स होते हैं जिसे हम कनेक्टिव का प्रयोग भी कहते हैं। तीसरा, इनवर्टेड कॉमास को हटाना। जहां पर भी ऐसे साइन लगे हों इसे इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, इसको आपको हटा देना है। नंबर 4, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में से वर्ब के टेंस में परिवर्तन। नंबर 5, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। क्या बताया हमने अभी तक? जो नरेशन होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। अब जब हम डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें किन 5 पॉइंट्स का याद रखना है? इन रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर देना है। कनेक्टिव का प्रयोग, कनेक्टिव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कनेक्टिव का प्रयोग करना है। कनेक्टिव में क्या आता है? जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें दैट या इफ लगाते हैं बीच में, वही हमारे कनेक्टिव का प्रयोग कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना, जो ऐसे साइन होते हैं उसमें क्या करना है आपको? इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। जहाँ पे भी ऐसे साइन दिखे उनको हटा देना, उनको लिखना ही नहीं है। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के टेंस में परिवर्तन, इसका क्या मतलब है? देखिए अभी मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें क्या होगा? टेंस में आपको दूंगा, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जहाँ पे इज आर एम लिखा है वहाँ पे वॉज वर कर देंगे, जहाँ हैज़ है या हैव है उसको हम हैड में कर देंगे। तो ये मैं आपको आगे टेबल बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। इसका मतलब ये है जहाँ पे भी आई है तो उसका मी हो जाएगा, जहाँ पे भी ही है वहाँ उसका हिम हो जाएगा, जहाँ शी है उसका हर हो जाएगा। ये भी है, जब हम आगे टेबल में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप ऐसे ही नोट करते हुए बिल्कुल चलिएगा, सेम जैसे मैं करवा रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? अभी तक हमने डिस्कस करे थे 5 पॉइंट्स। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमारे सिर्फ 5 सेंटेंस यूज होते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं चलिए देखते हैं। पहला होता है हमारा एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब देखिए हमें ये तो पता है कि जो हमारे डायरेक्ट नरेशन में जो क्वेश्चन आता है, कोई सा भी डायरेक्ट नरेशन कह लीजिए चाहे डायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, तो उसमें जो सेंटेंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। या तो एसर्टिव आएगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएगा, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। इससे बाहर नहीं आता है। पर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्हीं सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो पर्सनल प्रोनाउन थे, अपने 5th पॉइंट को खोलिए। 5th पॉइंट में लिखा था कि रिपोर्टिंग स्पीच के जो पर्सनल प्रोनाउन है उनमें परिवर्तन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आप जब भी डायरेक्ट बना रहे होंगे, जब भी आप कोई भी डायरेक्ट नरेशन बना रहे होंगे, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट में, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या लिखा होगा, आई लिखा हो सकता है, वी लिखा हो सकता है, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब लिखा हो सकता है किसमें, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में जहाँ पे भी आई लिखा है वहाँ पे आप मी कर दीजिए, जहाँ वी लिखा है वहाँ अस कर दीजिए, जहाँ यू लिखा है यू का यू ही रहता है, दे लिखा है दे का देम कर दीजिए, ही लिखा है ही का हिम कर दीजिए, शी लिखा है शी का हर कर दीजिए, और इट का भी सेम ही रहता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि जब भी हम नरेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ 5 सेंटेंसेस होते हैं जिनका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। वो कौन कौन से होते हैं, एसर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद जब पर्सनल प्रोनाउन की बात आती है तो आई को हम मी में बदलते हैं, वी को अस में, यू का यू ही रहता है, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट ही रहता है, इट का इट ही रहता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जितने भी टेंस थे ना, जो टेंस में परिवर्तन था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, अभी तक हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। ये भी डिस्कस करा है कि जो 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में भी डिस्कस करा है कि हमें किसको किस में चेंज करना है। अब हम बात करते हैं टेंस की कि नरेशन का जब हम यूज़ करते हैं। देखिए नरेशन से पहले आप मेरी टेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना टेंस के आपको नरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो यूज़ होते हैं वो आपको करना आना चाहिए, नहीं तो आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर टेंस नहीं आएंगे तो आप नरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चलिए पहले टेंस को देखते हैं। तो देखिए जब भी हम डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट नरेशन की, तो उसमें कुछ ये वाले टेंस होते हैं। कौन कितने टेंस होते हैं पूरे टोटल, ये टोटल सिर्फ 8 टेंस होते हैं। जब भी बात आ गई कि नरेशन में कितने टेंस का यूज़ होता है, क्या 12 टेंस होते हैं, ये हम लोगों को पता है। टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं फ्यूचर को मिला के, ठीक है। अब उसके बाद इसमें 8 टेंस कैसे होते हैं, इसमें 80 टेंस होते हैं। फ्यूचर के कोई भी टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनता है। अब बात आती है इसकी कि इसमें कौन कौन से टेंस यूज़ होते हैं। तो नंबर 1 इस पर पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जहाँ देखें कुछ मत करिए, आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। जो प्रेजेंट वाली बात थी वो पास्ट में ले जाइए, पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ रही है तो उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाइए। आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने टेंस नहीं पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरी टेंस की वीडियो पहले देख लें, उससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट वाले की। पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। अब जहाँ पे ये वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट ही आ जाएगा डायरेक्ट में, तो इसमें जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें नो चेंज है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई सेंटेंस है तो इसमें भी नो चेंज है, जैसा डायरेक्ट लिखा है वैसे ही इनडायरेक्ट लिख दी, पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये जितने भी टेंस थे ये आपको पता होने चाहिए। इन टेंस के अलावा और कोई टेंस नहीं होता जिसका नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ होता है। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, वो भी मैं फिर आपको बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ वर्ड्स जिनको हमें चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो जहाँ पे भी नाउ लिखा हो, जहाँ पे भी नाउ लिखा हो तो वहाँ पे आपको देन कर देना है।
जहाँ पे हेयर लिखा हो वहाँ देयर कर देना है। कब? ये है आपका डायरेक्ट के लिए और ये है आपका इनडायरेक्ट के लिए। जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इस कैटेगरी में आएगा और जो आपको आंसर देना है वो इस कैटेगरी में देना है, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ को बदलते हैं हम लोग देन में। हेयर का हो जाता है देयर, हैंड्स का हो जाता है देंस, आइदर का हो जाता है दाइदर, टुडे का हो जाता है दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस डे, दिस दैट, दीज दोज, कम गो, does show, can could, may might, is was, are were, was या वर जहां लिखा हो वहां का आपको हो जाता है had been, has have, वहां हो जाएगा आपका had। अब देखिए मैंने आपको जो अभी टेंस बताए थे ना उसको जरा खोलिए और उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे कहा था जितने भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम बदलते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अब जैसे ये वाला जो सेंटेंस है इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस आएगा तो उसमें इज जरूर होगा। अब जब आप उसको पास्ट में बदलेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें आपको वॉज लगाना पड़ेगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप उसमें अप्लाई करते जाइए आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहाँ पे भी इन्फॉर्म लिखा हो अब आपको लगेगा ये लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। देखिए जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो कुछ वर्ड्स हमें याद होना चाहिए। सेंटेंस पढ़िए कि ये सेंटेंस हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अब जैसे मुझसे कोई सेंटेंस कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा है तो मैं या मुझे किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, उस सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखा है कि मुझे उसे इन्फॉर्म करना है। तो इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? सूचित करना। ये भी होता है। कहीं कहीं पे टोल्ड लिखा हुआ है, टोल्ड का मतलब क्या होता है? कहा। टोल्ड का मतलब क्या होता है? कहा। ऑब्जर्व देखा या महसूस किया। प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड का मतलब क्या होता है? वादा। रिमार्क्ड, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। आस्क्ड मतलब पूछा। इंक्वायर्ड मतलब पूछताछ। ऑर्डर्ड आदेश करना। एडवाइस सलाह देना। रिक्वेस्टेड अनुरोध करना। अपलॉज्ड सराहना करना, सराहना करना। अब देखिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने नोट्स बनाए उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। बहुत इजी है, नरेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेरे ख्याल से हाफ एन आवर की वीडियो है जिसमें आपको ये सारे नरेशन क्लियर होंगे। लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद होना बहुत कंपलसरी है क्योंकि आपको ये याद होगा। अब एग्जाम में नाउ आ गया, अब आपको ये पता ही नहीं है देन है तो आपको सेंटेंस तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। आप नाउ लिखेंगे आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपका सेंटेंस वो बनेगा ही नहीं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे नरेशन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं और हम लोगों ने सारी टेबलें भी डिस्कस कर ली हैं जो इससे रिलेटेड थी नरेशन से। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है असर्टिव का प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। तो पहला बनता है राम सेड आई गो होम। अब जो ये सेंटेंस है ये मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए ये तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन अब हम इसको बनाएंगे कैसे? अब जब मैंने आपको ये देखिए ये वाली जो टेबल है इसमें आपको पता मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका आएगा राम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के यहाँ पे आएगा डेथ। अब आए कौन है यहाँ पे? हमारा आए है हमारा राम। राम को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ही। गो की सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है पास्ट में? वेंट। और हम ऐसे लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या बना? राम सेड दैट ही वेंट होम। सेकेंड देख लेते हैं। राम सेड आई एम गोइंग होम। राम सेड आई एम गोइंग होम। अब ये भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसको हमें किस में चेंज करना है? जैसे ऊपर चेंज हमने करा था किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे इस वाले को भी हमें किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में। इसको ही बनाते हैं। तो इसका बनेगा राम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके यहाँ पे लगेगा दैट। अब फिर से यहाँ पे हमारा आई कौन है? राम। तो अब की जगह हम क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग होम। अब आई तो हमें मालूम है यहाँ राम है तो हमने ही लिख दिया, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पास्ट की फॉर्म होती है एम की, तो हम क्या बोलते हैं इसको? वॉज। तो एम की जगह आ जाएगा यहाँ पे वॉज। गोइंग का गोइंग ही रहेगा और होम ऐसे लिख देंगे एज इट इज। हमारा सेंटेंस क्या बना? राम सेड आई एम गोइंग होम। ये हमारा किसमें था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब हमने इसको किसमें बनाया? पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। तो हमारा सेंटेंस बना राम सेड दैट ही वाज गोइंग होम।
अब मैंने पास्ट का सेंटेंस लिया है। अब देखिए जब पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, ये सेंटेंस जो है राम सेड आई वेंट होम, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। राम सेड आई वेंट होम, ये सेंटेंस किस में हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए इसको ही बनाते हैं। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाएंगे, दैट। अब फिर से यहाँ पे आई कौन है हमारा, राम, राम की जगह हम क्या लिखेंगे, ही वेंट होम। अब लेकिन हमें इसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा, ही हैड गॉन होम। क्या बना है सेंटेंस, राम सेड दैट ही हैड गॉन होम। अब यहाँ गॉन क्यों आया, क्योंकि गॉन हमारी थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सेकंड बनाते हैं, राम सेड आई वाज गोइंग। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के हमें क्या लिखना है, दैट। आई कौन है फिर से यहाँ पे, राम, तो यहाँ क्या आएगा, ही। अब वाज गोइंग है लिखा हुआ, तो हमें क्या करना है, ही had been going। अब देखिए जब भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें हैड और हैड बीन का यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैड बीन का यूज करा। अब देखिए फ्यूचर, मैंने यहाँ पे फ्यूचर क्यों लिया है, देखिए जब मैंने आपको नरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको टेबल में बताया था जो हमारे टेंस चेंज होते हैं वो सिर्फ 8 होते हैं, लेकिन उसमें फ्यूचर का कोई भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस मैंने क्यों लिया है, ये सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि जो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जो सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाले होते हैं, इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट वाले भी कुछ सेंटेंस होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सबसे सिंपल यही रहते हैं, इसलिए ये कम ही पूछे जाते हैं, कभी कभी आता है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे राम है तो राम का राम ही लिख दिया, सैड है सैड एज इट इज लिख दिया। आपको मालूम है इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, तो दैट लिख दिया। आई हटा के यहाँ पे आई कौन है, राम है, तो यहाँ पे ही आ गया। अब यहाँ पे शैल गो होम, अब क्या करें, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे शैल लिखा हो वहाँ पे शुड कर दीजिए, और जहाँ पे विल लिखा हो वहाँ पे वुड कर दीजिए। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ा सेंस भी लगाया जाता है। जब सेंस लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे राम सेड दैट ही, शैल को जब हम शुड करेंगे, ही शुड गो होम, ही शुड गो होम, इसमें सेंटेंस में मतलब मजा नहीं आ रहा है। और अगर इसको हम बोलेंगे दैट ही वुड गो होम तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ही वुड गो होम। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे जब आपने ये बताया कि आप शैल का शुड करते हो, विल का वुड कर सकते हैं, तो यहाँ पे शुड भी तो लिख सकते थे। तो यस, यहाँ पे आप शुड भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे। आप शैल की जगह शुड भी लिख सकते हैं, वुड भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, राम सेड आई शैल बी गोइंग होम, सेम है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई कौन है हमारा, राम, ही, फिर शैल आ गया, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, शुड लिख दीजिए, शुड, वुड भी लिख सकते हैं इसमें, बी गोइंग होम। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, तो एक बार आप इसे भी नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने लिया है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो इसको बनाते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, वेयर आई लिव। क्या बनेगा इसका सेंटेंस, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। सेकंड बनाते हैं, he said to me what is your name, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो इसका ही बनाते हैं, he asked me, क्या पूछा हमने, he said to me what is your name, तो इसका आंसर क्या बनेगा, he asked me, उन्होंने पूछा, he asked me what your name, what your name was।
कैसे आंसर बना इसका? ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम वाज। थर्ड पे चलते हैं। द ओल्ड मैन सेड हु आर यू। ओल्ड मैन ने पूछा तुम कौन हो? तो इसका क्या बनेगा? द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड हु, क्या है सेंटेंस? द ओल्ड मैन सेड हु आर यू, तुम कौन हो? द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड हु, द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज। द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज। नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड टू द बॉय आर यू गोइंग होम। द टीचर सेड टू द बॉय आर यू गोइंग होम। टीचर ने पूछा लड़के से क्या तुम अपने घर जा रहे हो? तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द टीचर asked to the boy if he was going home। क्या बनेगा इसका सेंटेंस? द टीचर आस्क्ड टू द बॉय इफ ही वाज गोइंग होम। नेक्स्ट देखते हैं हम। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। क्या कह रही है लेडी गर्ल से? क्या तुम इस घर में रहती हो? तो इसका क्या बनेगा? द लेडी इंक्वायर्ड ऑफ द गर्ल if she lived in this house। क्या लिखा है मैंने? The lady inquired of the girl if she lived in this house। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? द टीचर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। टीचर ने सर्वेंट से कहा कि मुझे एक ग्लास पानी लाके दो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द टीचर ऑर्डर्ड। उसने क्या करा? टीचर ने ऑर्डर्ड किया। द टीचर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग a glass of water। क्या बना हमारा आंसर? द टीचर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। टीचर ने लड़कों से कहा कि मेहनत करो, वर्क हार्ड करो। ये कैसे बनेगा? द टीचर advised the boys to work hard। The teacher advised the boys to work hard। Next देखते हैं। The doctor said to the patient do not take a food today। The डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट टेक फूड टुडे, आज फूड मत लेना। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक फूड टुडे। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू टेक फूड टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे। तुम्हारा आंसर क्या बना? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक फूड दैट डे। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। तो इसका क्या बनेगा? ही सेड, उसने कहा लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं। तो ही proposed that they should wait for their friends।
क्या बना इसका? He proposed that they should wait for their friends. नेक्स्ट देखते हैं, The beggar said to me, भिखारी ने मुझसे कहा, Please give me a rupee, मुझे 1 रुपए दे दो प्लीज। तो इसका क्या बनेगा? The beggar requested me to give him a rupee. The beggar requested me to give him a rupee. इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ऑप्टेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले मैंने लिया है, he said may you live long, he said may you live long। तो इसका बनाते हैं, he wished that he, मे का क्या हो जाएगा? might live long। क्या लिखा मैंने? he wished that he might live long। सेकंड देख लेते हैं, may you go to hell, hell से तो आपको मतलब पता चल गया होगा, जब नरक में लोग जाते हैं। said the hermit to the witch, may you go to hell, said the hermit to the witch। तो इसका कैसे बनेगा? पहले इधर का जो सेंटेंस है पहले हम वो देखेंगे और ये हमारा जाएगा लास्ट। कैसे बनेगा वो देखते हैं। द हर्मिट cursed that the bridge might go to hell। The hermit cursed that the bridge might go to hell। अब आपको ये तो पता चल गया होगा ये मैंने बनाया कैसे, लेकिन इसका मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा, इसका मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा, इसका मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा। देखिए हर्मिट क्या होता है? हर्मिट से मतलब होता है जैसे जो पर्सन अकेले रहना पसंद करता है, जैसे आसपास कोई भी ना हो, अकेले रहना पसंद करता है। अ पर्सन हु वांट टू लिव अलोन इज कॉल्ड हर्मिट। इसको हम हर्मिट कहते हैं। अब हमारा कर्स क्या होता है? देखिए जब भी हम गुस्से में किसी को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं या अपशब्द का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा होता है कर्स्ड। व्रिच क्या होता है? जब कोई भी पर्सन बहुत ही पुअर स्थिति से गुजर रहा होता है, जो सिचुएशन होती है बहुत ही पुअर होती है, कोई भी मैन हुआ, वुमेन हुई, कोई भी पर्सन हुआ, वो अनहैप्पी महसूस करे, तो वो होता है हमारा व्रिच। अ पर्सन हु इज पुअर और अनहैप्पी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारी लास्ट एग्जांपल्स बचे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक बार फिर हम उसको भी डिस्कस करते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मैंने लिया है, द बॉयज सेड ओह वी हैव वॉन। तो इसका क्या बनेगा? द बॉयज exclaimed with delight, we have won the match that they had won। क्वेश्चन क्या था हमारा? द बॉयज सेड ओह वी हैव वॉन। आंसर क्या बना हमारा? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट दे हैड वॉन। सेकंड देख लेते हैं, द लेडी सेड अलास द डॉग इज डेड। इसका क्या बनेगा? द लेडी, इसमें डॉग का क्या शो हो रहा है? डेड होना। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। तो इसमें होगा द लेडी एक्सक्लेम्ड with sorrow, the lady exclaimed with sorrow that the dog was dead। क्या बना हमारा सेंटेंस? द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that the dog was dead। थर्ड पे आते हैं, द विजिटर्स क्राइड आउट ब्रेवो वेल डन। इसका क्या बनेगा? द विजिटर्स applauded the players saying that he had done well।
क्या बना इसका सेंटेंस? क्वेश्चन क्या था हमारा? द विजिटर्स क्राइड आउट ब्रेवो, वेल डन। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है? द विजिटर्स अपलॉड द प्लेयर्स saying that he had done well. Last, Alice said, "How clever I am." Alice said, "How clever I am." इसका क्या बनेगा? Alice exclaimed with, अब इसमें क्या आएगा? Alice said, "How clever I am." तो इसमें आएगा Alice exclaimed with joy that she was very clever. She was very clever. तो एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए और यहीं पे खत्म होती है हमारे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझा दी, उसकी टेबल्स भी समझा दी, उसके सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो बस आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं सारी इंग्लिश से वोकैब वगैरह सब आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, सारे टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।